नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या अब वक्त आ गया है कि देश में समान नागरिक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दी जाए? जब देश एक तो मजहब एक के हिसाब से कानून क्यों अनेक? और क्या धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव खत्म करने का वक्त आ गया है? आज देश नहीं झुकने देंगे में देश के लिए बेहद जरूरी बहस शुरू करने का वक्त आ गया है। अब पूरे देश से सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की तस्वीर बदलने जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून क्रांति की तैयारी दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक कानून आने जा रहा है। यानी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि योगी सरकार कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है और उत्तराखंड में तो समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। जो मुद्दे बीजेपी के लिए टॉप एजेंडा रहे हैं उनमें से एक समान नागरिक संहिता भी है। बीजेपी अनुच्छेद 370 हटा चुकी है, ट्रिपल तलाक कानून आ चुका है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है। तो क्या अब बारी समान नागरिक संहिता की है? और इसी आशंका के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बातें कही हैं, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगी। लेकिन उससे पहले आज जो जानकारी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस स्टेटमेंट पर है जिसको लेकर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। देश नहीं झुकने देंगे में हम आपको बताएंगे कि आखिर गृह मंत्री ने साफ संकेत दिया है कि किस तरह से समान नागरिक संहिता असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और अगर देश एक है तो देश में कानून भी एक होना चाहिए। और इसी आशंका के विरोध में, लेकिन एक आशंका जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक विरोधी है और मुसलमान इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब देश के संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक का एक समान अधिकार है, जब डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश को धर्म को कानून से दूर रखा जाना चाहिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों? समान नागरिक कानून और इसको लेकर विरोध और विवाद, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, आपको जानकारियां देंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों नहीं मंजूर है ये समान नागरिक कानून, इस पर भी तफसील से हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी इस चर्चा पर जुड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पुनेवाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, साथ ही सैयद रिजवान अहमद साहब जुड़ रहे हैं, रिलीजियस कमेंटेटर हैं और समय समय पर आप इन्हें बड़ी डिबेट्स और चर्चाओं में हमारे साथ देखते रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो इस पूरे मामले पर पैनी बारीक निगाह रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं चाह रही थी कि मैं चर्चा उन लोगों से शुरू करूं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पसंद आ रहा कि नागरिक कानून, समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए या अगर वो लागू होता है तो यह असंवैधानिक है। लेकिन शहजाद, शुरुआत में चर्चा की आपसे करूंगी, आखिर वो लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि बाबा अंबेडकर के संविधान के हिसाब से ही देश चलना चाहिए, उन्हें समान नागरिक कानून क्यों पसंद नहीं है? देखिए प्रीति जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल 44 में उसके बारे में कहा गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डालने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर और उस समय ज्यादातर लोग तो कांग्रेस पार्टी से ही थे, उन्होंने किया था। गोवा में आज यूसीसी लागू है और वो 1960 के दशक से लागू है, उस समय पर भी कांग्रेस ने किया था और उस समय जब कांग्रेस ने किया तब वो चमत्कार था। आज अगर कोई और इसकी प्रस्तावना करता है तो वो गुनहगार हो जाता है, वो असंवैधानिक हो जाता है, वो सांप्रदायिक या एंटी माइनॉरिटी हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि यूसीसी क्या है? यूसीसी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यूसीसी लिंग न्याय, जेंडर जस्टिस, महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो आज उसके विरोध में क्यों कुछ लोग उतर आए हैं? यूसीसी का विरोध बीबीसी करता है।
ये बीबीसी क्या है? ये बीबीसी का मतलब है भड़काओ बहकाओ कमेटी। ये भड़काओ बहकाओ कमेटी, देखिए इनका दौरा मापदंड, ये बातें वैसे करते हैं पूरे देश भर में कि हम लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के अधिकारों के लिए ये जगह जगह चले जाते हैं, परंतु जब महिलाओं की बात आती है, शाह बानू से लेकर शायरा बानू 3 तलाक के कानून तक, तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ। महिलाओं की बात करेंगे पर कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आज केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अलग अलग कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि यूसीसी जल्द से जल्द आना चाहिए। आज हम केवल कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होने जो, और सैद्धांतिक रूप से इसका स्वागत और स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, देखिए इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। एआईएनपीएल भी कह रहा है, इससे देखिए तरीके अलग अलग बातें कर रहा है। अभी तो कोई ड्राफ्ट सामने भी नहीं आया है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? जब ड्राफ्ट सामने आएगा तब इसका विरोध हो, तब तो समझ में भी आता है। पर सिद्धांत के रूप में जो संविधान में कहा गया है, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है और ये भड़काओ बहकाओ कमेटी है। जो कल तक इनके लिए सही था, आज वो गलत हो चुका है। ये इसी प्रकार से सीए के नाम पर भी भड़काना और बहकाना। आज तक किसी भी व्यक्ति की सीए के नाम पर कोई किसी की नागरिकता नहीं गई है, परंतु पूरे देश में दंगे कराए गए। और आज इसी प्रकार रिजवान अहमद जी इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे, पर वो तो कहते हैं जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं चाह रही हूं कि बाकी जो मेरे गेस्ट हैं वो भी जुड़ें, जिसमें सैयद अब्बास भी हैं और मौलाना अली कादरी भी हैं और मसूद हाशमी हैं। मैं चाहती हूं कि वो लोग भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े ताकि हम इस चर्चा के दोनों पक्षों को सही तरीके से दिखा सके। ऐसे में सैयद रिजवान अहमद, मेरा सवाल आपसे, वो कहते हैं कि समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है, ये अल्पसंख्यक विरोधी कानून है, मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है, समान नागरिक कानून की बात असामयिक है, और यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। इस पर आपका तर्क क्या है? जी जय हिंद, वंदे मातरम। जो अभी आपने बोला दूसरे पक्ष की बात कि वो कहते हैं यूसीसी असंवैधानिक है, सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, वगैरह वगैरह। देखिए यूसीसी जो है, ये एक बात तो छोटी सी, मैं शहजाद भाई से छोटा सा एग्री नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कट्टरवादी मुसलमान यानी मौलाना। मुझे लगता है ऐसा जितना भी मैंने पढ़ा है सोशल इस्लाम को, सोशल बिहेवियर को, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कट्टरवादी मौलाना इसमें शामिल हैं। नहीं, ये गलत बात है और ये सिर्फ एक को टारगेट करने की बात है। इसमें कट्टरवादी मौलाना भी शामिल हैं, इसमें पढ़े लिखे मुसलमान भी शामिल हैं, इसमें बुद्धिजीवी मुस्लिम भी शामिल हैं, इसमें ख्याति प्राप्त और जिन्होंने जिसको देश ने बहुत वो सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। कुल मिला के लब्बो लबाब मुझे ये नजर आता है कि यूसीसी जो है ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये मुसलमान मर्दों की जो भभौती, जो मौलानाओं की, जो जिनको मैं मजहबी गुंडे बोलता हूं, उनकी मजहबी गुंडागर्दी, भभौती, दादागिरी, यूसीसी उसके खिलाफ है। और जिस दिन यूसीसी आ गया, ये जी आ रही, जिस दिन यूसीसी आ गया उस दिन इन सब की गुंडागर्दी, भभौती, दादागिरी, कुछ भी आप उसे नाम दे दें, वो खत्म हो जाएगी। तो ये बस औरतों को इतना समझाते हैं कि यूसीसी आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तब भी इसी मारे औरतें भी यूसीसी की जिद नहीं करती हैं। जिस दिन औरतों को ये बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं, वो भी सड़कों पर निकल आएंगी। जब वो निकलेंगी उनको ये बीजेपी का दलाल बोलेंगे। जी, सिर्फ बात महिलाओं की नहीं है ना, और अगर महिलाओं को समझाई जा रही है तो बाकी भी तो एक बड़ा तबका है जो इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं जो उसका मुमकिन है कि विरोध कर रही हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं सैयद अब्बास समाजवादी पार्टी से। सैयद अब्बास जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं चाह रही थी कि मैं डिबेट आपसे ही ओपन करूं। समान नागरिक कानून देश के लिए असंवैधानिक क्यों है? देखिए, मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर्टिकल 44 की बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये कहा गया है कि समान कानून जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, लेकिन उसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। ये उसमें दिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि आप रेफरेंडम करें, आप जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको साथ में लेकर के एक कंसेंसस बनाएं और उसके बाद उसको सामने लाएं। अभी तक देखिए इसको लेकर के कोई ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन इस पे बहस होना शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो जनता से जुड़े हुए असल मुद्दे हैं उन पे बात ना हो, बात ऐसे मुद्दों पे हो
जी, आप बात अपनी ऐसे बात मुद्दों पे हो जिनको जनता से कोई लेना देना। क्या मेरी बात आवाज मिल जी, रही जी, है आपको? जी, बिल्कुल, आप कहिए अपनी बात। जी, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अगर कोई ड्राफ्ट बना होता, उसके ऊपर चर्चा होती, तो हम सबको उसमें शामिल होना चाहिए था। देखिए, हिंदुस्तान में 1200 से अधिक पर्सनल लॉज हैं, और इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट और सेंट्रल के मिला करके, और इन सबको हमें जो है अगर समावेश करना है इनका, तो इस पे कंसेंसस बनाना जरूरी है, हर समाज का, हर लेकिन संप्रदाय सैयद का। अब्बास जी, सवाल तो फिर ये उठ जाता है कि जिस पर कोई ड्राफ्ट ही नहीं तैयार है, तो उस पे इतनी तिलमिलाहट क्यों? उसे असंवैधानिक कहना, उसे मुद्दों से भटकाने वाला कहना, उसे मुस्लिम विरोधी कहना, अल्पसंख्यक विरोधी कहना, ये सब फिर बातें कहां से आ जाती हैं? देखिए, अगर सरकार इन विषयों को लेकर के सीरियस होती तो उन पे कुछ काम करती, इनको लेकर के समाज के जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो समाज के लोग हैं, उनसे राय शुमारी करती, एक कंसेंसस बनाती। लेकिन इस तरफ कोई काम हुआ सरकार के द्वारा? कोई काम नहीं हुआ। इस तरह की सिर्फ कोरी बयानबाजी की जा रही है ताकि असल मुद्दों से जनता को भटकाया जाए, ताकि जनता असल मुद्दों से बात ना कर पाए। असल मुद्दों पे हम आज बात करने के लिए यहाँ बैठना चाहिए था हमें, लेकिन हम बात ऐसे मुद्दों पे कर रहे हैं जो अभी टेबल पे है ही नहीं। शहजाद जी, कमिंग सून वाले मुद्दों पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय कि मौजूदा वक्त में जो बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात हो। प्रीति जी, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1950 में हिंदू लॉ को रिफॉर्म किया जा रहा था, तब तो बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर थी, पर क्या हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार देना तब तक थाम देते या रोक देते जब तक कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होती? क्या महिलाओं के अधिकार को और नागरिकों के अधिकार को इसलिए छुआ ना जाए क्योंकि दूसरे मुद्दे भी है? दोनों साथ में नहीं हो सकते क्या? कोई ऐसा प्री कंडीशन है क्या कि जब तक ये नहीं सॉल्व होता तब तक वो ना सॉल्व करे? दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी देखिए विरोधाभास देखिए, एक कहता है ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, सबसे पूछकर ड्राफ्ट लीजिए, और हम वही कह रहे हैं कि सबसे पूछकर ही ड्राफ्ट लाएंगे। परंतु जब ड्राफ्ट आया नहीं है तो एआईएमपीएल भी कैसे कह रहा है कि एंटी मुस्लिम है? मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुंडन पहले ही शुरू कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी दिस है, एंटी दैट है। भाई किसी पारसी ने तो नहीं कहा कि एंटी पारसी है, किसी जैन ने नहीं कहा ये एंटी जैन है, किसी और ने नहीं कहा ये एंटी ये है, एंटी वो है। तीसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया ने सिद्धांत का समर्थन किया, उन्होंने कहा आर्टिकल 44 यूसीसी का हम समर्थन करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा आर्टिकल 44 का मैं समर्थन करता हूं। क्या वो भी सांप्रदायिक थे क्या? जो संविधान निर्माता थे वो भी सांप्रदायिक थे क्या? और चौथी और आखिरी बात, इनके नेता है बर्क साहब। बर्क साहब कहते हैं जब 3 तलाक का फैसला आया कि शरिया कानून में क्योंकि खलल डाली इसलिए कोरोना हो गया। इनके एसटी हसन साहब कहते हैं बीजेपी को वोट मत कीजिए, यूसीसी आएगा तो 4 शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। जब 18 से 21 साल कर दी जाती है उम्र बच्चियों की शादी करने की, तो ये कहते हैं कि ये बच्चियां आवारा हो जाएंगी। तो 3 तलाक का फैसला आता है तो उसका भी विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का फैसला लिया है उसका भी विरोध करते हैं। तो मुझे बताइए ना कि समाजवादी पार्टी की मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, जो हमेशा कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने की मानसिकता है, वो बार बार सामने आ जाती है। इसीलिए तो गायत्री प्रजापति को घुमाते, चुनाव कराते हैं उनका, ये इसीलिए महिला विरोधी बयान देते हैं और महिला विरोधी जो भी स्टैंड लेता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर ये महिला विरोधी नहीं है तो आज बताइए 3 तलाक के कानून का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, बताइए समर्थन में है कि विरोध में? जवाब दीजिए अब्बास जी। देखिए, सब महिला विरोधी अगर ये नहीं है तो कौन है इसका जवाब ये दे दे। नित्यानंद जी कहाँ है आज, उसके बारे में बताएं। ये सेंगर जी के घर पे कब जो है अरे भाई सेंगर में क्या 3 तलाक के कानून का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? सैयद अब्बास जी, देखिए दोषारोपण करने का बहुत मौका मिलेगा इस चर्चा में, लेकिन कोई और आप हवा में उड़ता हुआ मुद्दा उठा के यहाँ ले आएंगे तो ऐसी ठीक बात नहीं है। आप मुद्दे पर रहिए, उसके इर्द गिर्द अपने तर्क दीजिए तो अच्छा लगेगा। अगर ये महिला विरोधी बात कर रहे हैं तो इनकी महिला विरोधी नीतियों के बारे में भी बात होनी चाहिए। संघ में जो है संघ की क्या नीति है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। अरे संघ पर बाद में बात कीजिएगा ना, कोर्ट की बात हो रही है मौजूदा तो अगर सरकार हम की ये कह नीतियों रहे पर बात हैं, कीजिए, अगर हमारा ये कहना है कि इसमें महिलाएं मंदिर में क्यों नहीं जा पाती, बहुत तरह की बातें आ जाती हैं भाई। विभिन्न लोगों से डिरेल हो जाती है पूरी की पूरी चर्चा। सैयद अब्बास जी, अगले 30 सेकंड मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी अश्विनी जी के पास नहीं जा पाई हूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी ऑन टॉपिक। आपको जो मैंने सवाल पूछा या जो शहजाद जी बोल रहे हैं उन पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद में अश्विनी जी के पास मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ
मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये मुद्दा एक पॉलिटिकल गिमिक नहीं बनाना चाहिए, इसको राजनीति में लाभ और हानि के दायरे से नहीं देखना चाहिए। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता की राय शुमारी कंसेंसस होने के बाद ही ये चीज सामने आनी चाहिए। आज इसको ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बात होनी चाहिए तो महंगाई पे होनी चाहिए इस देश में, बात होनी चाहिए तो बेरोजगारी पे होनी चाहिए इस देश में। अच्छा, महिलाओं की बात ना हो, महंगाई की बात हो, भाई महिलाओं की बात भी तो हो सकती है, उन पे बात होनी चाहिए। ये जनमत संग्रह, रायशुमारी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बुरा लग रहा है, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? सुनिए, मैं आना चाहती हूँ, मैं अश्विनी जी समझाना चाहते हैं आपको। देखिए, वो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सर मैं आपको एक सेकेंड सैयद अब्बासी, ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। मौलाना अली कादरी जी भी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, कानून के नजरिए से बताइए क्या अच्छाइयां हैं इसमें, और जो खामियां दिख रही है एक दूसरे पक्ष को, उसकी क्या वजह है? प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 23 नवंबर 1948 को बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। 300 लोगों ने मिलकर चर्चा किया। उस चर्चा में नेहरू जी भी शामिल थे, सरदार पटेल भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे, सर सैयद अहमद खान थे। 300 लोगों ने मिलकर चर्चा किया। मुझे लगता है जो बात संविधान में आ चुकी है लंबी चर्चा के बाद, उस पर दोबारा चर्चा करना कि लागू करना है कि नहीं करना, यह चर्चा करना संविधान निर्माताओं का अपमान है। ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है, सरदार पटेल का अपमान है, जो लोग संविधान सभा में थे उन सबका अपमान है। हम दोबारा फिर वही चर्चा करेंगे कि करना है कि नहीं करना। ये तो करना है, संविधान में लिखा है तो उसको लागू करना है। विषय आता है दो, आपके हो सकता है बाद में कोई एक दलील आएगी कि हमको तो जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमको राइट टू रिलीजन है, हम जो करें वैसे करें। आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिखा है प्रीति जी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कहने का मतलब जो आर्टिकल 25 नागरिक को धर्म पालन का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को अधर्म के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को कुरीतियों को रोकने का कानून बनाने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 हमें प्रथा को फॉलो करने का राइट देता है, वही कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार को अधिकार देता है। इसलिए राइट टू रिलीजन वाला मामला खत्म। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, कॉमन सिविल कोड पे, आर्टिकल 44 पे। आर्टिकल 44 पहले फंडामेंटल राइट था, ये आर्टिकल 35 था, ये तो रीनंबर करके 44 हुआ। अब समान नागरिक संहिता से होगा क्या समझिए। हिंदू मुसलमान का तो कोई इश्यू नहीं है, दूर दूर तक कोई इश्यू नहीं हिंदू मुसलमान का। समान नागरिक संहिता होगी तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। अरे दुनिया के 125 देशों में पहले है, भारत में भी हो जाएगा, तो कहां से आसमान टूट पड़ेगा। समान नागरिक संहिता का मतलब लड़के लड़की की शादी की उम्र समान होगी, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, पारसी की हो, ईसाई की हो, लड़का हो या लड़की, शादी की उम्र समान होगी। वो 20 साल होगी, 21 साल होगी, सबके लिए समान होगी। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया। समान नागरिक संहिता होगी तो जो तलाक का ग्राउंड है कि कौन कौन से आधार पर तलाक लेना है, वो समान हो जाएगा। अभी अलग अलग है, कोई नपुंसकता के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई बाजुपन के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई कोढ़ होने पे तलाक ले सकता है। अलग अलग ग्राउंड चल रहे हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई के। समान नागरिक संहिता होगी तो यह तय हो जाएगा भाई ये 15 ग्राउंड है या ये 20 ग्राउंड है, इसके आधार पर तलाक होगा, इसके अलावा तलाक नहीं होगा, वो सब पे लागू होगा। समान नागरिक संहिता होगी तो तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी। हिंदू हो या मुसलमान, सबका अगर कोर्ट से होगा सबका कोर्ट से होगा, और मौखिक होगा सबका मौखिक होगा। ऐसा नहीं होगा किसी का कोर्ट से होगा किसी का मौखिक होगा। तलाक लेने ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी हिंदू में गुजारा भत्ता अलग मिलता है, पारसी में गुजारा भत्ता अलग मिलता है, क्रिश्चियन में गुजारा भत्ता अलग मिलता है, और मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता ही नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता एक फार्मूला बन जाएगा, उस फार्मूले के अंतर्गत सबको मिलेगा। वो मेरी बेटी हो या शहजाद की बेटी हो या हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई साहब उनकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, जरूरत पड़ने पर गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। समान नागरिक संहिता आएगी तो गोद लेने का अधिकार सबको होगा। मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं। समान नागरिक संहिता आएगी तो गोद लेने का अधिकार सबको होगा। अभी सबको गोद लेने का अधिकार नहीं है। समान नागरिक संहिता आएगी तो विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट सभी बेटियों को बराबर होगा। कहने का मतलब मेरी अगर 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करेगी, एक मुस्लिम से करेगी, एक पारसी से करती है, एक ईसाई से करती है, चारों बेटियों के शादी के बाद
अधिकार बदलेंगे नहीं। अभी अधिकार बदल जाते हैं। जो मेरी बेटी हिंदू शादी करेगी उसका अलग अधिकार होगा, जो मुस्लिम शादी करेगी उसका अलग सिविल राइट होगा, जो पारसीज करेगी उसका अलग सिविल राइट होगा, जो क्रिश्चियंस करेगी अलग होगा। और सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये तो नदी के दो किनारे हैं। या तो देश पर्सनल लॉ से चलता है या तो सेकुलर का मतलब कॉमन सिविल कोड। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि मुझे लगता कोई ये नहीं कहेगा ड्राफ्ट लाओ, ड्राफ्ट जब भी आएगा यही आएगा। और जिस तरीके से आपने तफसील से सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि मनमानियों पर पाबंदी, मनमानियों पर पैरा है समान नागरिक कानून। आपत्ति क्यों है आपको? देखिए मैडम, ये जो बयान कर रहे थे कॉमन सिविल कोड के बारे में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहे थे। अगर ड्राफ्ट में हकीकी माना में ये चीजें आती है तो बेहतर है, लेकिन आप जब ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे कि ये सारी बातें इसके अंदर नहीं रहेगी। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू या मुसलमान, ये कॉमन सिविल कोड का जो मसला है सारे मुल्क का मसला है, कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। नागास का मसला है, मिजोस का मसला है। और हिंदू जाति में कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर मुख्तलिफ कवानीन उनके पास बने हुए हैं। तो कॉमन सिविल कोड तो हिंदुस्तान में इम्प्लीट करना मुश्किल ही नहीं, मेरी नजर में नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अब रहा सवाल कि अभी कुछ एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे अली कादरी जी, कि नामुमकिन ट्रिपल तो तलाक, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद को 370 को अंत करना भी था, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाना भी था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी था। सुनिए मैडम, हुआ ना? मैं ट्रिपल तलाक के बारे में कह रहा हूँ कि ट्रिपल तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा, आपने कहा ये बातें जो मैंने गिनवाई, ये बातें जो मैंने गिनवाई, ये भी पहले वक्त में लोगों को नामुमकिन सी ही लगती थी। ट्रिपल तलाक पर कानून आया, ये नामुमकिन लगती थी। राम मंदिर का निर्माण होगा, नामुमकिन लगती थी। अनुच्छेद 370 का अंत होगा, नामुमकिन लगती थी, लेकिन हुआ ना। 371 के बारे में क्या बोलेंगी मैडम आप? अरे भाई, मैं आपको ये बता रही हूँ, जो आप बात कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तो होगा नहीं होगा सरकार पर छोड़िए, न्यायालय पर छोड़िए। आप यहाँ पर पहले से ही वर्डिक्ट देने के लिए कैसे बैठ सकते हैं? किस हैसियत से आप बता रहे हैं कि पहले होगा? जो नीति निर्धारक करने वाले लोग हैं उनका भी तो जिम्मा है, कुछ उन पर छोड़ दीजिए। ये एक डिबेट है। आप ये बताइए कि कमियां है कि अच्छाइयां है, आपको क्या पसंदगी है, क्या नापसंदगी है? अली कादरी जी बोलिए। जी देखिए मैडम, ये एक डिबेट है और हाँ। यहाँ पर मैं अपनी राय रख सकता हूँ। मैं भी एक भारतीय हूँ, मुझे पूरा हक है बोलने का और मैं बोल रहा हूँ। रहा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ट्रिपल तलाक का जो कानून है उस पे मुसलमानों के कितने नुकसानात है, औरत हो के मर्द हो, दोनों के नुकसानात उसमें रखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ की गई है और उसको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में वो कानून को चैलेंज किया गया है। जस्ट वेट एंड सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन ये चीज कॉमन सिविल कोड मैं नहीं समझता कि इंडिया में इम्प्लीट हो सकता है। ठीक है अश्विनी जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं सैयद रिजवान के पास जाऊंगी। देखिए, कॉमन सिविल कोड आएगा तो आपका ट्रिपल तलाक का कानून खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जब एक मिनट में बता रहा हूं, जैसे हमारे पास एक इंडियन पिनल कोड है, इसी की तर्ज पे एक इंडियन सिविल कोड आएगा। हम लोग उसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होगा प्रीति जी, जैसे ये इंडियन पिनल कोड है, इसमें सारे अपराध से संबंधित चीजें हैं, वैसे एक इंडियन सिविल कोड आएगा, उसमें चैप्टर होगा। चैप्टर 1 शादी विवाह की उम्र, चैप्टर 2 गुजारा भत्ता, चैप्टर 3 वसीयत, चैप्टर 4 विरासत, चैप्टर 5 गोद लेने का नियम। और चैप्टर वाइज उसी में 7-8 चीजें रहेगी। जो 40-50 अलग अलग कानूनों का मकड़ जाल है, वो मकड़ जाल खत्म हो जाएगा और ये आपका ट्रिपल तलाक कानून भी खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, कॉमन सिविल कोड में तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी, तलाक का दंड सबको एक हो जाएगा, इसलिए वो अलग अलग नहीं चलेगा। यही संविधान ने चलेगा ना आपका 1937 का सरिया चलेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और हर एक को हक है अपने पर्सनल लॉ पे चलने का। नहीं, कोई हक नहीं है। मैंने कहा संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। 90 उस पर कोई नहीं रोक सकता हमें। 1937 का एक, अरे मैं सुन लीजिए, 1937 का कानून अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए बनाया था।
1937 का हाँ, वही शरिया तो एक्ट कह रहा हूं ना अंग्रेजों ने सर, भारत को कभी बांटने के लिए अंग्रेजों के बनाया खिलाफ हो था, जाते, और जब वो कभी अंग्रेजों कानून के बना पास था, माफीनामा भी डाले थे आप लोग, वो भी याद नहीं, रखिए जरा। सुन तो लीजिए, जब वो कानून बनाया था तो मुसलमानों ने विरोध किया था, गुजरात के कच्ची मेनन ने विरोध किया था, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने विरोध किया था, बोले हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। ये अंग्रेजों ने केवल डिवाइड एंड रूल के लिए 1937 में सरिया के हम बनाया था। सब हमारे क्या बात कर रहे हैं संविधान आप? की इसलिए बात वो एक करेंगे, एक करके अंग्रेजों चैलेंज के हो रहा है। कानून की बात नहीं करेंगे। हमारे संविधान ने जो हमें अरे इजाजत आपका दी शरिया है, अंग्रेजों हम का उस है, पर चलेंगे। आपका शरिया एक्ट अंग्रेजों का है, पढ़ तो लीजिए। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया था। भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए ही अंग्रेजों ने बनाया था, आप उसको पढ़िए। देखिए साहब, अंग्रेजों ने क्या बनाया हमें गर्ज नहीं है। हमारे संविधान में जो चीज को ऐड किया गया है, जो आर्टिकल्स उसमें बनाए गए हैं, हम उस पर अमल करेंगे। आप वो हक हमारा नहीं छीन सकते आप। लेकिन देश तो अरे कोई नहीं सुनिए, छीन रहा है सुनिए, भैया, अली कोई कादरी नहीं जी छीन रहा और है। अश्विनी जी, नहीं, देश संवैधानिक तरीके से प्रीति जी, चलेगा, देश प्रीति जी, सुन लोकतांत्रिक लीजिए। तरीके से चलेगा। किसी धर्म या मजहब से अगर हम सोचें तो नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, देश हम तो वही लोकतंत्र तो को कह रहे हैं ना मजबूत कि करने देश वाले संविधान से नीतियों ही से चलेगा। चलेगा। मैं इनकी इसी लाइन के मानसिकता साथ से थोड़ी- मैं सैयद रिजवान जी के पास नहीं आ पाई और शहजाद आपके पास भी आऊंगी और सैयद अब्बास आपके पास भी। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, जल्द लौटेंगे और इसी लाइन से इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। और विदेश मंत्री ने इसीलिए इस बार तीसरे समान नागरिक कानून को लेकर कई आपत्तियां और उसको लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि कई ऐसे मुल्क हैं जिनका जिक्र अब मैं करने जा रही हूँ और सैयद रिजवान जी मैं उसी पर आपसे बात भी करूंगी। अभी आपने मौलाना अली कादरी को सुना, उन्होंने कहा ये कानून लागू ही नहीं हो सकता हमारे मुल्क में, लेकिन फ्रांस जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ब्रिटेन में इंग्लिश कॉमन लॉ है, अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर कॉमन लॉ सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में है यही लॉ, जर्मनी सिविल लॉ सिस्टम है, उज्बेकिस्तान में सिविल लॉ सिस्टम है। ऐसा क्या है इन मुल्कों में जो हमारे मुल्क में नहीं है कि यहां लागू नहीं हो पाएगा? जी थैंक यू। बहुत देर से मैं बैठा था, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगी मैं नहीं बोलूंगा, पर जब मैं बोलूं खुदा के वास्ते कोई बीच में ना बोले। पहले मैं थोड़ी अपनी बात कर लूं। एक साहब ने, भाई ने कहा कि सबका कंसेंसस होना चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, है ना। और ये सब जो भाई हैं ये संविधान की बहुत बात करते हैं, और मैं भी बदकिस्मती या खुशकिस्मती से वकील हूं और पर्सनल लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही मैंने पीएचडी की है। तो मेरे भाई से मैं इतना कहना चाहता हूं आपके जरिए कि हमारे देश में कानून बनाने के लिए किताबों में रिफरेंडम और कंसेंसस नाम के शब्द नहीं आए हैं। काश मेरे भाई वकील होते तो मेरी बात अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, एक कानून बनने की प्रक्रिया है, सरकार चुनी जाती है, उसको लॉ मेकर्स बोला जाता है, स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेचर बनाता है, सेंटर में पार्लियामेंट बनाता है, वोटिंग होती है। कुछ चीजों के लिए 2/3 वोट चाहिए जहां पे संविधान में बदलाव लाना है, कुछ चीजों के लिए नहीं चाहिए। तो रिफरेंडम होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, है ना, और किसी स्टेडियम में बैठ के चर्चा होनी चाहिए, दुकान लगनी चाहिए। ये बड़ी नादान बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर किसी कानून से परेशानी है, चुनाव जीतो, कानून बदल दो, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में आप लोग सब भूल रहे हैं कि भाई यूसीसी तो ऑलरेडी है। यूनिफॉर्म यूसीसी दो तरीके का है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब क्रिमिनल कोड में चोरी करने पर हाथ काटा जाता है, बलात्कार करने पर गला काटा जाता है, तो वहां पर सब खुश हैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड से। आज तक 70 साल में कोई मुसलमान सुप्रीम कोर्ट यह कहने नहीं गया कि अगर 2 लोग चोरी करते पकड़े जाएं जिसमें एक हिंदू हो एक मुसलमान, तो भाई हिंदू को 6 महीने की सजा दे देना, लेकिन मुसलमान का हाथ काट देना। ऐसी कोई पिटीशन हुई? नहीं हुई, क्योंकि दिल में चोर है, दिल में जहर है। जहां पर इस्लाम की बांसुरी बजानी है वहां बांसुरी बजाएंगे, जहां बांसुरी पीछे छुपानी है वहां पीछे छुपाएंगे। तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी है। अब आती है बात, किसी ने कहा कि ड्राफ्ट नहीं हो पा रहा, ड्राफ्ट तो आए।
ड्राफ्ट तो आए, ट्रिपल तलाक का ड्राफ्ट आया, सीए का ड्राफ्ट आया, इस दोनों के ड्राफ्ट आए। दो चीजों के मैडम ड्राफ्ट नहीं आए, एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं आया और यूसीसी का नहीं आया। लेकिन इन चारों चीजों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन है हमारे वर्ग का विरोध। ड्राफ्ट आए तो विरोध, ना आए तो विरोध, सरकार पार्लियामेंट से बनाए तो विरोध, सुप्रीम कोर्ट बनाए तो विरोध। तो एक कहावत है, वो मैं पूरी बोलना नहीं चाहता, हाथी को अपनी चाल चलने दीजिए। अब इसके आगे का बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाथी चला अपनी चाल, विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए। इनके विरोध को अब सुनता कौन है, को पूछता कौन है? टूटी फूटी ये चीज है। अब इनके ना खरीदार हैं, ना इनसे किसी को सौदेबाजी करनी है। विरोध कर करके इन्होंने अपना इतना बुरा हाल कर लिया है। वो भेड़िया वाली कहानी सुनी होगी ना, भेड़िया आया, ये हर चीज में विरोध करते हैं। तो इनके विरोध को सीरियसली मत लीजिए, टाइम खराब करते हैं हम लोग इन लोगों की बात करके। सैयद जी, आप लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उसमें ताकत नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं है। सैयद अब्बास जी मुझसे पूछा। सवाल आपसे है कि सर वो ये कह रहे हैं कि इतना ही आपको ऐतराज है तो आप सत्ता में आइए और पलट दीजिए उन नियम कायदों को जिनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं को भी मत होने दीजिए। लेकिन आइए तो सही, विरोध के लिए सिर्फ विरोध करते हैं आप लोग। देखिए, संविधान में ये दिया गया है कि इसके लिए सरकार प्रयत्न करे, लेकिन कहाँ प्रयत्न हो रहा है? ये मीडिया की डिबेट में बैठ के ये साहब बताएंगे कि आप विरोध नहीं कर सकते। ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप विरोध नहीं कर सकते अपने अधिकारों के लिए? हम अगर ये बात कह रहे हैं कि आप अगर हम ये कह रहे हैं कि आप उन्होंने ये नहीं कहा कि आप विरोध नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि आपके विरोध में दम नहीं है। आप विरोध आपके तर्क जो है वो ऐसे झूठे से लगते हैं। अधिकार है, अगर हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा तो हम विरोध करेंगे। हर नागरिक विरोध करेगा, किसी के भी संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा। ये मसला हिंदू मुसलमान का है नहीं, तो वो हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या सिर्फ जो पर्सनल लॉज है आप देश लोहिया में, जी वो को सिर्फ मानते क्या हैं कि नहीं मुसलमानों मानते? को लेकर के हैं? क्या और संप्रदायों के नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट के नहीं है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं है? तो पर्सनल लॉज की बात है, उस पर कंसेंसस बनाने की अगर बात हो रही है तो इसमें गलत क्या है? पहली बात। दूसरी बात, अगर समानता की बात होती है तो मुझे लगता है हमारे देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी, उसको लेकर के सरकार को समानता लानी चाहिए। आज हमारे देश का जो धन है, 58% धन 10% लोग, 1% लोग कंट्रोल करते हैं, उसमें समानता होनी चाहिए। शिक्षा की समानता हमारे देश में होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के समानता होनी चाहिए। 10,100 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है हमारे देश में, इसको लेकर के कब सुधार होगा, कब समानता होगी? अमीर आदमी तो महंगे अस्पतालों में जाकर के इलाज करा लेता है, गरीब के लिए कब अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध होगा? क्योंकि ऐसे मुद्दों पे बात ना हो, इसलिए इस तरह के मुद्दों को लाया जाता है ताकि जनता का ध्यान भटके और जनता असल मुद्दों पे बात ना करे। चलिए, इस बात को सीधे सैयद अब्बास शहजाद से जवाब ले लेते हैं। शहजाद, कंसेंसस की वो बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको समान चीजें करनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में कीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में कीजिए, अर्थ के क्षेत्र में कीजिए। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इस पर एक सहमति बननी चाहिए। ये मुद्दे हैं और ये तो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं। सबसे पहले प्रीति जी, यहाँ पर बार बार नागा, मिजो, नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, पर आज जो पत्र लिखा गया है, क्या वो ऑल इंडिया नागा लॉ बोर्ड ने लिखा है? ऑल इंडिया मिजो लॉ बोर्ड ने लिखा है? क्या ऑल इंडिया हिंदू लॉ बोर्ड ने लिखा है? ये पत्र किसने लिखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, नहीं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि मेरी भी बात को सम्मान तरीके से सम्मानपूर्वक सुना जाए, वरना अगर मैं नहीं सुननी है बात तो मैं चुप रहूंगा। मैं 20 मिनट चुप ही रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात, जो संवैधानिक सिद्धांत होते हैं और संवैधानिक अधिकार होता है, उस पर चर्चा नहीं होती। कल ये कहेंगे कि आर्टिकल 14 को लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा हो। मतलब समानता का अधिकार जो है वो उसको लागू करने के लिए अब चर्चा होगी क्या? चर्चा हो चुकी है, वो संविधान में आ चुका है। चर्चा आर्टिकल 44 पे हो चुकी है, वो चर्चा संविधान में आ चुका है। अब इसको लागू करने पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, पर जब इसको लागू किया जा रहा है तब इसके मसौदे पर निश्चित रूप से ड्राफ्ट बनेगा, तब उस पर सबकी राय ली जाएगी। अगर आपको ड्राफ्ट में कोई कमी नजर आती है तो आपको भी बात रखने का मौका मिलेगा। परंतु जो ड्राफ्ट देखा नहीं है, जो ड्राफ्ट बना नहीं है, जो बच्चा पैदा हुआ नहीं है, उसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है? क्या आपने कोई प्रावधान देखा है? तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए, यहां पर सती प्रथा थी, वो हटाई गई।
क्या आज जनमत संग्रह कराया जाए क्या कि सती प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक कुरीति है, वो कुरीति को जाना ही है। ये बार बार तर्क क्यों दिया जाता है कि अगर महिलाओं को, नहीं सुन लीजिए, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा तलाक पर, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा विरासत में, तो इससे किसी की बेरोजगारी और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? ये बार बार जब महिला अधिकारों की बात होती है तभी इनको क्यों याद आता है शिक्षा होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि इस कानून के बाद भी महिलाओं को बहुत दिक्कतें हैं जो देख नहीं रही है ये सरकार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उज्ज्वला योजना में आपके पास, हाँ नहीं, आज अगर आप शौचालय योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम ये सारी योजनाएं उठा लीजिए तो उसमें हर एक स्कीम में 20 से 25 से 30% हिस्सेदारी मुस्लिम महिलाओं की और माइनॉरिटी महिलाओं की है। आज मुस्लिम महिलाओं का ड्रॉप आउट रेट 70% हुआ करता था, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, आज वो 32% हो गया। इसकी बात वो कभी करेंगे नहीं, परंतु आज जब महिलाओं के अधिकारों की सशक्तिकरण की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, निकाह हलाला जारी रहेगा, इससे क्या, अगर निकाह हलाला हटा दिया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्या? अगर 4 शादियों के बदले सभी लोगों को एक शादी का अधिकार मिलेगा तो इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्या? मतलब ये कुतर्क की बातें हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित कैसे रखा जाए, इसके लिए इस प्रकार की दलीलें दी जाती है। मैं सिर्फ आखिरी बात ये पूछना चाहता हूं, अगर तमाम महिलाओं को तलाक होने पर समान अधिकार मिले, कि सभी के पास अधिकार हो, तलाक होने पर उनके पास कुछ अधिकार हो, इससे बेरोजगारी या बाकी जो चीजें हैं उस पर कैसे असर पड़ता है, ये मुझे समझा दे कोई। चलिए इसी पे जवाब ले लेते हैं। मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम 4 शादियां नहीं कर पाएंगे इस कानून के बाद, जिसका ड्राफ्ट अभी तैयार है। मैडम, साहब एक सुनिए, धैर्य, मेरे भी तो बात सुन लीजिए जिसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मुस्लिम बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा, बेटियों को तलाक के बाद एक मुश्त गुजारा भत्ता मिलेगा, परिवार में गोद लिए बच्चे को संपत्ति में वारिस वो होगा, साथ ही दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट का अंत होगा। इसमें बुराई क्या है? देखिए मैडम, जहां तक के ये जो गुफ्तगू हो रही है, सबसे पहले आपकी तवज्जो मैं उस तरफ दिलाना चाहूंगा जबकि कल अमेरिका ने जिस हिसाब से हमारे देश को टारगेट किया है उस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। इस किस्म के ही बातों से हमारे देश को गैर मुल्क के लोग टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी अमेरिका में लागू है सर। आपने अगर पहला हिस्सा इस चर्चा का देखा हो तो मैंने वो जो नाम लिए थे उस सूची में अमेरिका का भी नाम शामिल है जहां पर ये कानून लागू है। और हर बात मानेंगे ना फिर तो अमेरिका की। अगर देखिए अच्छा गप और कड़वा तो ऐसा तो चलेगा नहीं। और दूसरी बात, जहां तक के कॉमन सिविल कोड की बात है, आप देख लेंगे कि खाली वो मसला मुसलमानों का नहीं रहेगा बल्कि सारे देश में एक उत्पात मचेगा कॉमन सिविल कोड के नाम पर। हमको फिलवक्त अपनी आर्थिक स्थिति पर तवज्जो देना है, बेरोजगारी पर तवज्जो देना है। एक दिन ऐसा होगा मौलाना अली कादरी जी कि सब कुछ दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हमने कई बार सुना है। अभी आप तमाम दूसरे भी मजहबों की, दूसरे भी राज्यों की बात कर रहे थे, लेकिन शहजाद फिर वही बात कह रहे थे जिसको मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। जो चिट्ठी गई है वो किसने लिखी है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिखी गई है ना। अगर ऐतराज है, सुनिए एक सेकंड, अगर ऐतराज है तो बाकियों की तरफ से भी वो ऐतराज तो आने दीजिए। आप सभी धर्मों का या सभी पक्षों का एक अपने आप को चेहरा नहीं बना के सामने रख सकते ना। विरोध होगा तो बाकी पक्षों से भी आएगा ना। या आप कहेंगे नहीं वो भी विरोध कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध आया है। आप जब ये कॉमन सिविल कोड की बात आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो तरफ से विरोध होगा। हम ये आपको कह रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हटकाने की कार्रवाई है, अपनी नाकामी को छुपाने की तरफ वजह से जो है ये काम किया जा रहा है। आपको जिस मुद्दों पे काम करना है काम कीजिएगा। हम तो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। कादरी जी गिनवा दीजिए जरा, कौन सी नाकामियों को छुपाने के लिए ये बात की जा रही है? चलिए यही बता दीजिए, मैं अभी जवाब दे लूंगी। अश्विनी जी भी है और शहजाद, बताइए आप। नहीं आप बताइए। बेरोजगारी है, देखिए आप, ये तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए कॉमन सिविल कोड का बहाना लिया जा रहा है। किसी तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर वो ट्रैप फेंका जा रहा है, मान लीजिए फर्ज कीजिए वो ट्रैप फेंका जा रहा है, तो आप उस ट्रैप में मत फंसिए, मत उलझिए इस तरह की बेतुकी बहसों में। फंसने वाली बात नहीं है मैडम। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का विकास हो। हम बता रहे ना, खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ है, आप विकास के लिए काम कीजिए।
हमें मोदी जी से, हमको योगी जी से कोई एतराज नहीं है। आप विकास करिए ना। आप लाउड स्पीकर का यूपी में जो है डिसीजन लिए, क्या हम उस पर एतराज करें? नहीं करे। इसीलिए नहीं किए क्योंकि वहां पर आप मंदिर मस्जिद दोनों के लिए एक ही कानून बनाया आपने। हम वही कह रहे हैं, तो सभी आप धर्मों के सारे लिए बन रहा है समुदाय को कानून। एक साथ लेकर चलिए। यहाँ भी तो सभी धर्मों के लिए विकास बन रहा की है तरफ मौलाना अली जाइए। कादरी जी। ये कौन सा सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बन रहा है? ये तो सबके लिए बन रहा है। जिसमें नहीं बन खामियां हैं, पाएगा शायद मैडम। उन तत्वों को आप ज्यादा स्टूडियो में तकलीफ बैठ के होगी, बोलने जिनमें से कम नहीं खामियां होगा। उन्हें कम तकलीफ हमारा होगी। देश की जो विकास की गति है वो रुक जाएगी। आपके और मेरे नहीं बोलने बन से नहीं पाएगा। होगा ना मौलाना अली कादरी जी। लोकतांत्रिक देश में संविधान है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके आधार पर होगा ना। शहजाद देखिए मैडम, एक भी अगर देखिए, बंदा मुझे मुखालिफत विरोधाभास करता है तो उसका हक 10 है वो। सेकंड चाहता हूँ। उसको संविधान ने हक प्रीति जी दिया एक एक है। करके बात रखते हैं। इन्होंने 2 तर्क रखे हैं, मुझे एक एक करके उनका जवाब देने दीजिए। पहले तो इन्होंने कहा कि नाकामियों को छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो मतलब जब नेहरू जी की सरकार थी और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म कोड लाया, तब वो उनकी नाकामियों को छिपाने के लिए था? वो उनके पास महंगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं था, इसलिए लाया क्या? तो हिंदुओं के उसमें रिफॉर्म हो तो तब तो ठीक है, सब ताली बजाएंगे, सती हटाना चाहिए, परंतु दूसरे धर्म के कुरीति को नहीं हटाना चाहिए। दूसरी बात मौलाना जी कहते हैं कि देखिए उत्पात मच जाएगा, देश में उत्पात हो जाएगा, नागा विरोध करेंगे, मिजो विरोध करेंगे, हिंदू विरोध करेंगे, ये विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे। फिर उसी लाइन में कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। अरे भाई, या तो ये मुस्लिम विरोधी और मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए है, और अमेरिका से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, वही अमेरिका जो वॉर ऑन इस्लामिक वॉर ऑन टेरर कह रहा है कि किस प्रकार से वॉर ऑन टेरर जो है वो इस्लामिक जिहाद फैला रहा है। या तो आप कह दीजिए कि इससे सभी टारगेट हो रहे हैं, मतलब सभी की कुरीतियां टारगेट हो रही है। आप दोनों चीज कह रहे हैं कि सभी टारगेट होंगे और फिर कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है, मतलब ये विरोधाभास मेरे समझ में नहीं। और तीसरी बात मैं फिर से पहुंचना चाहता हूं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, अगर क्रिमिनल कोड कॉमन है और वो तो आपसे जनमत संग्रह करके नहीं पूछा गया, और वहां पर तो आप कोर्ट जा नहीं रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये हिंदू को तो चोरी की सजा जो है जेल में डाल दो, मैं चोरी करूंगा तो मेरे हाथ काट दो। वहां पर क्यों नहीं जाते आप ये कहने? आपको धर्म का इतना अभिन्न अंग है, ये शरिया पे तो टीवी पे आना भी मना है वैसे, पर शरिया आपका अभिन्न अंग है इतना, तो आप जाइए और कहिए कि अब ये होना चाहिए कि अगर चोरी करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाए या बलात्कार करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाए तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो शरिया के हिसाब से होगी, और हिंदू की होगी तो वो दूसरे पिनल कोड से होगी। सारी दुनिया बोलिए ना, जाकर एक बार तो अर्जी करिए। ये भी बात क्या एक बार तो अर्जी अली कादरी कीजिए। जी, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी आप बोलिएगा और आप यहाँ अपने सुनते पे लागू रहेंगे। कराइए ना, वो बाकियों पर आप क्यों कुछ लागू भी कराएंगे? बोलिएगा और लोग यहाँ बैठ के प्रीति जी, सुनते जरा 10 रहेंगे। सेकंड दे दीजिए। अश्विनी जी वो कह रहे हैं कि शरिया प्रीति जी, अगर 10 पूरी सेकंड दीजिए। दुनिया में लागू हो गया तो मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो हिंसा है वो नामो निशान उसका मिट जाएगा। बताइए कैसी दलील है इनकी? नहीं नहीं कह रहे हैं ना नहीं, मैडम, शरिया सऊदी में लागू है, शरिया इतना सख्त कानून है कि चोरी खत्म हो जाएगी, जुल्म खत्म हो देखिए। जाएगा। हाँ, रेप लेकिन खत्म हो महिलाओं को जाएगा, कभी सब भी कुछ खत्म तलाक हो जाएगा। तलाक तलाक कहकर आप साइड कर दीजिएगा। उनके लिए गुजारा भत्ता दीजिएगा नहीं दीजिएगा, नहीं, कैसे मैं वो रहेंगी साइड कर दीजिएगा। जी, उनको बुरके में प्रीति जी, रखिएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान मत प्रीति जी, दीजिएगा, एक मिनट। और जहां पर थोड़ी सी पाबंदी आई तो उन्हें घर बिठा प्रीति जी, एक लीजिएगा। मिनट हमें दीजिए। चरिया अगर पूरे दुनिया में लागू हो गया। प्रीति जी, एक मिनट हाँ। हमें दे दीजिए। जी अश्विनी जी। हाँ, प्रीति जी एक मिनट हमें दे दीजिए। देखिए, गलती से सही, लेकिन हमारे समाजवादी मित्र ने और मौलाना साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। हमारे समाजवादी मित्र ने कहा समान शिक्षा होनी चाहिए, और मेरा भी ये मानना है कि 18 साल तक यानी 12वीं तक इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सबके बच्चे एक किताब पढ़े, सबका सिलेबस एक समान होना चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूं। और लोहिया जी भी समान शिक्षा समान नागरिक संहिता की बात करते थे, मैं भी कह रहा हूं ये मदरसे बंद होने चाहिए, 12वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। दूसरा आता हूं, उन्होंने कहा बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार देती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जा रहे, इसलिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, कठोर कानून की। और तीसरा उन्होंने कहा शरिया लागू करिए तो शांति आ जाएगी। भाई साहब, दुनिया के 58 देश जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है, जहां सबसे ज्यादा कट्टरवाद है, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, वहां शरिया ही लागू है। आपका सोमालिया में शरिया है, अफगानिस्तान में शरिया है, पाकिस्तान में शरिया है, बांग्लादेश में शरिया है, ईरान इराक में शरिया है। और सच्चाई तो यह है, जब वो पर्शिया था शांत था, जब से ईरान बना अशांत है। जब से वो रावलपिंडी था, जब से वो तक्षशिला था शांत था, जब से तक्षशिला था शांत था, रावलपिंडी बना अशांत है। जब वो कैके था शांत था, जब से पेशावर बना अशांत है। जब वो गंधार था शांत था, शांत था, जब से उन्होंने उदाहरण दिए हैं वो कहाँ गलत है? पाकिस्तान में जो शरिया लॉ की बात की जाती है, वहां पर हकीकी माना में शरिया लॉ इम्प्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर टेररिज्म को जो है परवान चढ़ाया जाता है।
और इस्लाम और शरीयत अफगानिस्तान के में खिलाफ है। और ये अफगानिस्तान में क्या कहिएगा? सुनिए अफगानिस्तान सुनिए मैडम, मैं कह रहा हूँ सोमालिया, आपको कि अफगानिस्तान, शरीयत के जो लॉ पाकिस्तान, है, बांग्लादेश, और अभी जैसे कि सीरिया, हमारे यमन। पूनावाला साहब ने अरे मैं कहा, आपको 58 तो मैं देश उसकी बताता हूं। बात को कंप्लीट कर रहा हूँ कि शरीयत में गुनाह की बहुत बड़ी सजा है। लोग हैबत से जो है गुनाह करना छोड़ देंगे। मैंने उस हवाले से बात कही। हमारा देश तो संविधान से चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन आपने जो दूसरे देशों की मिसाल दी है, शरिया लॉ है जरूर, इम्प्लीट नहीं हो रहा है। जहां सर, कहीं भी आप ही हकीकी अमेरिका माना की में मिसाल शरिया दे रहे लॉ थे, इम्प्लीट आप ही होगा ने वो तो वहां नाम से लिया। गुनाह और खत्म सुनिए हो मेरी जाएगा। बात, देश जो है ना वो हथियार के डर से नहीं चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है। देश में लोग ना, जहां मैडम, एकजुट मैं होकर अपने चुनते देश हैं, की वो बात नीति कर ही निर्धारण नहीं रहा करते हैं, हूं। उनके आधार आपने पर दूसरे चलता है। देश की मिसाल बंदूक दी, की तो नोक बात पर की बात अगर कर रहा आप हूं। किसी से कहिएगा कि ऐसा काम मत कीजिए, तो हो सकता है वो आपके सामने ना करे, लेकिन पीठ पीछे जाके वही काम करेगा। लेकिन ऐसे में सैयद रिजवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मोदी जी कोई जादूगर हैं? 2014 के बाद उन्होंने एक वर्ग को मानो जादू कर दिया हो। कोई जीडीपी की बात कर रहा है, कोई महंगाई की, रोजगार की, सेंसेक्स की, फॉरेन पॉलिसी की। अरे प्रभु, 1950 से लेके 2014 तक रोजगार की इतनी फिक्र कर ली होती ना, तो देश में रोजगार पूरा खत्म हो गया होता। लेकिन उस टाइम आप लोगों को रोजा अफ्तार और बिरयानी में मजा आता था। अब आप सब रोजगार की बहुत बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, और अगर आप मुझे अपना नंबर देंगी अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोगों को ताज्जुब होगा, इस पैनल को, अश्वनी भाई, शहजाद भाई। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने, मुसलमान वकील ने, अपनी पत्नी को, जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल में काम करती है, पढ़ी लिखी है, चिट्ठी डाल के डाइवोर्स दिया है। और चिट्ठी डाली है उस वकील के वकील ने कि मैं अपने मुवक्किल की तरफ से तुम्हें तलाक देता हूं। ये केस मेरे पास आया है कल। अभी आप नंबर दीजिए, शहजाद और अश्वनी भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा पूरा कादरी किस्सा। जी, आप ऐसा ही कानून चाहते हैं? इसलिए देश को यूसीसी सैयद रिजवान जी जैसा कह रहे हैं, आप ऐसा ही कानून चाहते हैं, ऐसा ही देश चाहते हैं? नोटिस के जरिए जो तलाक दिया जाता है वो पहला तलाक है, फिर एक गैप मिलेगा, फिर एक गैप मिलेगा। 3 तलाक उसमें नहीं होंगे। मतलब सुनिए, मेरे नंबर पर कर मारिएगा महिलाओं को। एक मिनट ये कहना चाह रहे हैं एक मिनट प्रीति जी, निकाह करोगे तुम और तलाक देगा तुम्हारा वकील। हम आप बड़े जाहिल आदमी हो भाई। अरे जाहिल तो तुम हो रिजवान, जाहिल नंबर 1 हो तुम। 3 तलाक की बात को खत्म करने की जब हुई ना, तो फिर 3 महीनों में देना है, जो कानून के हिसाब से ही देना है। तलाक का राइट तो सबके पास अरे है। खुद देना है या वकील देगा? अरे खुद देना है या तुम्हारा वकील देगा? वकील होके जाए, अरे तुम्हें देना है या तुम्हारा वकील देगा? दिया जाएगा ना, चिट्ठी पे देगा, चिट्ठी पे साइन करेगा। बड़े जाहिल आदमी हो भाई, बड़े जाहिल आदमी हो। अपने आप को कहां से आए हो? अपने आप को कहां से आए हो? अगर कोई मौकिल रहेगा तो साइन तो करेगा ना, या वकील अपनी मर्जी से भी जाएगा? मौलाना एक राय दूं, बड़े का गोश्त खाना बंद कर दो। बड़े की गोश्त की चर्बी तुम्हारे सर पे चढ़ गई है। बड़े का गोश्त खाना बंद कर दो। आई रिक्वेस्ट। और अली कादरी जी, देखिए कौन जाहिल है नहीं है, हम यहाँ कोई नहीं होते हैं इस बात का सर्टिफिकेट देने के लिए। लेकिन शहजाद, बार बार घूम फिर कर बात ये आ जाती है कि आप एक सेकंड सर, मुद्दे पर रहिए। कौन क्या खाता है ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है और नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी। शहजाद, आप भरोसा क्यों नहीं जगा पाते हैं उन अल्पसंख्यकों के बीच में जो इस कानून के खिलाफ नजर आते हैं?
नहीं, ये अल्पसंख्यकों के बीच में भरोसे की बात नहीं है। ये उनके कुछ ठेकेदार जो वोट बैंक का वीटो चाहते हैं उनकी बात है, और वो तो कभी कन्विंस नहीं होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 3 तलाक का, शाह बानू का, शायरा बानू का, हिजाब का, लाउड स्पीकर का, तो वो आज भी विरोध करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक को भड़काना है। अरे बात तो सुनिए अली कादरी जी, आप कुछ भी बोलिएगा, वो शाहबानो केस की बात कर रहे हैं, आप अभी मौजूदा वक्त पर आ जाते हैं। बात तो सुनिए कम से कम, पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं। शहजाद प्रीति जी, एक यूनिफॉर्म डिबेट कोड जरूर होना चाहिए जिसमें कि हर व्यक्ति अपने समय पर बोले और अतिक्रमण ना करे, क्योंकि अतिक्रमण को हटाना भी हमें आता है। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो अभी रिजवान साहब ने केस नाम पर ये मौलाना चीखने लगे, ऐसा है, ऐसा ही होता। अरे भाई सुन लो ना, अरे सुन लो ना, संविधान ऐसे ही अतिक्रमण हटाता है। अवैध भेदभाव का अतिक्रमण संविधान हटाता है। ये बुलडोजर 44 वाला चलेगा, ये 44 वाला बुलडोजर चलेगा सब पर। अब सुन लीजिए, एमसीडी में थे ना 15 साल से, मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करता हूं, मुझे पसंद भी नहीं है। तर्क के साथ डिबेट होनी चाहिए। ये जो बीच में घुसपैठ वाली डिबेट में नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जितने सोबर अपने आप को बता रहे हैं उतने हैं नहीं। आप अपनी कौम के नहीं हुए, सर्टिफिकेट मत बांटिए अली कादरी जी, किसी ने आपको सर्टिफिकेट नहीं बांटा, और तो, मैं इस पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को आपको सर्टिफिकेट बांटने का हक नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, सर्टिफिकेट नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात कहें और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो अपनी बात कहें। शहजाद, वो घुसपैठिए कहे तो हम सुन ले बैठकर। कुछ लोगों ने तो शराफत का चोला और हिजाब भी उतार दिया है। सर आप इंटरवीन कर रहे हैं बार बार, जानबूझकर ऐसा लगता है कि उकसाया जा रहा है। शहजाद ना मैडम, वो गलत बोलेंगे तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, वो गलत बोल रहे हैं। शब्दों की मर्यादा से करिएगा या ऐसा। अब देखिए, डिबेट के अंतिम पड़ाव में कुछ ही मिनट मेरे पास बाकी है। मैं चाहती हूँ आप भी अपनी बात रख चुके हैं, बाकी पैनलिस्ट भी रख लें। शहजाद, प्रीति जी, अश्विनी जी आ रही हूँ। शहजाद 30 सेकंड में आप अपनी बात को खत्म कीजिए। जो केस नहीं, ये पूरा समय उन्होंने मेरा अतिक्रमण किया पर उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। बहरहाल मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, रिजवान ने एक केस का जिक्र किया जिसको उन्होंने कहा, अरे ये तो पहला तलाक है, ये तो ऐसे ही दिया जाता है। क्या महिला को इसी प्रकार से अपने वकील के जरिए मर्द को तलाक देने का अधिकार स्वीकारते हैं क्या मौलाना? जब 3 तलाक था, 3 तलाक बिद्दत था, तब महिला को अधिकार था क्या वो तलाक 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 कहकर कम नमक आया या कम पैसा कमा पाया मर्द तो उसको तलाक दे दे? तो वो बता दे कि अगर वो उसके लिए तैयार है तो बता दे। देखिए, ये महिलाओं को किस प्रकार से दबा कर रखना है, उनके अधिकारों को मारना है और उनके अधिकारों को पूरा नहीं होने देना है। इसी कवायद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और इनके साथ ये जो वोट बैंक के ठेकेदार है, मौलाना से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सभी लोग हैं। इसीलिए इसका विरोध करते हैं क्योंकि इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। और मुस्लिम महिलाएं भी देख रही हैं कि असलियत में कौन उनकी बात करता है और कौन कट्टरपंथियों के साथ खड़ा हो जाता है। सैयद अब्बास, प्रीति जी, सर एक सेकंड, सैयद अब्बास बहुत देर से चुप हैं। सैयद अब्बास, ये जो रिजवान साहब अभी अपनी डिग्री गिना रहे थे, इनको कोई भारतीय जनता पार्टी में पद वद हो तो दिलवा दीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखिए अभी ये शहजाद साहब आप सिफारिश करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? मुस्लिम आप सिफारिश करने के लिए बैठे हैं या समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं? नहीं, मैं तो उनकी सिफारिश कर रहा हूँ। और मुस्लिम पर आपकी चलती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं और जगह से आपत्ति नहीं आई है, तो अभी अगर क्या और पक्षों से भी आपत्ति आएगी तो क्या आप इस पे विचार करेंगे? क्या अश्विनी जी जवाब दीजिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। जिन विषयों में एक सेकंड, अश्विनी जी, बाकी अगर अल्पसंख्यकों के अलावा बहुत सारे अल्पसंख्यक संगठन है, धर्म है, उनकी तरफ से आपत्ति आएगी तब तो गौर कीजिएगा, तब तो आप एक पक्ष के चश्मे से नहीं देखेगा। ठीक है, उन्होंने आपका पॉइंट मैंने बता दिया। प्रीति जी, अश्विनी जी, हाँ, प्रीति 5 सेकंड, शहजाद 1 सेकंड। अश्विनी जी, हम लोग लगातार हम लोग लगातार सरकार की बात करते हैं। इस संविधान में फंडामेंटल राइट के अलावा फंडामेंटल ड्यूटी है, और वो ड्यूटी सरकार पे नहीं, वो हम पे भी लागू होती है, आप पे भी लागू होती है। वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? आर्टिकल 51A, वो कहता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आप हर चीज को तर्कपूर्ण तरीके से सोचिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करिए। 400 साल, 800 साल, 1400 साल पहले क्या था उस पर मत जाइए। ये संविधान कह रहा है, संविधान हमारा कहता है। और हमेशा लगातार आप उत्थान की तरफ चलिए।
पतन की तरफ मत जाइए, पीछे मत जाइए। नहीं नहीं, आगे आप देखिए, सुनिए, दार्शनिक हो गए, सबसे आप important- दार्शनिक हो गए ये अश्विन जी, राज्य लेकिन को वो ये कह रहे बताया थे कि और भी अगर वर्गों से आपत्ति आती है तो फिर सोचा जाएगा इस पर। लेकिन एक बात साफ है, धर्म आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर देश नहीं चल सकता। देश नहीं, नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान से